नेपाल में विद्रोह को 4 दिन हो चुके हैं। जिस प्लानिंग के साथ इस विद्रोह की रूपरेखा तैयार की गई, उससे लगता है कि भले ही ये सारा कुछ अचानक होता दिख रहा हो, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। क्या आप मानेंगे कि नेपाल के लोगों ने 7 सितंबर को ही रक्तदान करके ब्लड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स में अपने साथ पानी की बोतल, चश्मा और यहां तक कि छाता भी लाने के निर्देश दिए गए थे। मतलब साफ था कि जो लोग इस आंदोलन को करने की तैयारी कर रहे थे, उनको पता था कि जब वो अपने प्रदर्शन को हिंसक बनाएंगे तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ेगी और तब पानी की बोतल, चश्मा और छाता बहुत काम आएगा। लेकिन इस बीच जबकि नेपाल की नई कार्यवाहक सरकार की तैयारी शुरू कर दी गई है, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान आया है। इस बयान में उन्होंने भारत को इस सारे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार बताया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, केपी शर्मा ओली खाड़ी में जाकर शरण ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि दुबई में ओली ने राजनीतिक शरण दी है। आज ओली का बयान आया है कि क्योंकि उन्होंने भारत के अयोध्या में श्री राम जन्म को नकार दिया था, इसीलिए उनको सत्ता से हटा दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने भारत के साथ लिपुलेख और काला पानी के मुद्दे उठाए, इसलिए भारत ने उनकी सत्ता को हटवाया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ओली की भारत से नफरत कोई नई बात नहीं है। ओली 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने और उनके शासन के समय भारत के नेपाल से रिश्ते सबसे ज्यादा खराब रहे हैं। लेकिन अब नेपाल की स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नेपाल की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को कार्यवाहक सरकार का हेड बनाया जाएगा, क्योंकि सुशीला कार्की को 31% वोट मिले हैं, जबकि काठमांडू के मेयर और भारत विरोधी बालेन शाह को 27% ही वोट मिल पाए हैं। ओली के अलावा जितने भी नेपाली प्रधानमंत्री हुए, सबने अपनी पहली यात्रा भारत की ही की थी। हालांकि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि नेपाल की नए प्रधानमंत्री को सबसे पहले भारत की यात्रा करनी है, लेकिन 70-75 सालों में हमेशा यही हुआ। लेकिन ओली ने अपनी पहली यात्रा चीन की। यहाँ भी सबसे अजीब बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ओली ने भारत की यात्रा की ही नहीं। इससे समझा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली भारत के साथ संबंधों को लेकर कितने गंभीर थे। आंदोलन अब समाप्त हो चुका है और उसके बाद की तस्वीर साफ हो रही है। लोग नारे लगा रहे हैं कि नेता का बेटा गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। मतलब ये कि ये आंदोलन एक 8 साल की बच्ची के एक नेता की गाड़ी से कुचलने से हिंसक हो गया था और वही सब लोगों की जुबान पर आ रहा था। इस बीच सबसे पहले जो खबर सामने आ रही थी कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह को नेपाल का कार्यवाहक शासक बनाया जा सकता है, उस पर अब पानी फिर गया है। जिस बालेन शाह को सत्ता सौंपने की बात की जा रही थी, उसके संबंध अमेरिकी राजदूत से काफी अच्छे बताए जा रहे थे। नेपाल में अमेरिकी राजदूत पिछले 1 साल में कई बार बालेन शाह से मुलाकात कर चुके थे। इसीलिए इस सारे घटनाक्रम के लिए CIA को भी जिम्मेदार माना जा रहा था। वैसे भी अमेरिका नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव से परेशान था। बालेन शाह पहले भी भारत विरोधी बयान देते रहे हैं और पिछले काफी समय से उन्हें भारत विरोधी भी माना जाता है। ओली के सत्ता परिवर्तन में CIA के हाथ इसलिए भी मजबूत लगते हैं क्योंकि देशों में सत्ता परिवर्तन का जो फार्मूला CIA और US एड अपनाता है, लगभग वही तरीका यहां पर देखा जा रहा है। याद करिए कि बिल्कुल यही तरीका बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखा गया था, जहां स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं और बाद में अमेरिकी पपेट सत्ता पर बैठा दिया जाता है।